देखिए, आज का जो हमारा सेशन होगा ये केस फाइलिंग के ऊपर है, जो आज के टाइम पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से काफी इंपॉर्टेंट है कि केस किस तरीके से फाइल होता है। हम लोग जिस तरीके से जब बीएनएसएस या बीएसए या बीएनएस पढ़ते हैं तो इनसे हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है कि अगर हम कल कोर्ट जाते हैं या हमारे पास कोई क्लाइंट आता है केस फाइल करने से रिलेटेड, तो हम क्लाइंट को के साथ कंसल्टेशन कर सकते हैं, उनको उनको एडवाइस दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, लेकिन केस किस तरीके से फाइल होना ये बहुत ही अहम है कि केस हम किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा लेक्चर होगा ये पूरे तरीके से सिर्फ केस फाइलिंग के ऊपर है कि किस तरीके से हम लोग केस फाइल कर सकते हैं। तो जो न्यू एडवोकेट्स हैं, जिन्होंने न्यू प्रैक्टिस शुरू करी है या जो अभी लॉ कर रहे हैं, तो उनके लिए उनको काफी इससे हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से हम लोग सिविल और क्रिमिनल के केसेस को फाइल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको ब्रेक डाउन करते हुए चलते हैं। तो हमारे केस फाइलिंग के अंदर जाने से पहले हम लोग फंडामेंटल फंडामेंटल डिफरेंसेस को समझेंगे। हमारे यहाँ क्या 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 हमारे यहाँ फंडामेंटल डिफरेंसेस है, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इसको हम लोग कई पार्ट में कवर करेंगे तो काफी अच्छे से क्लैरिटी आएगी। तो सबसे पहले हमारा डिवीजन है यहाँ पे सिविल केस और क्रिमिनल केस का। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ सिविल केस और क्रिमिनल केस दोनों के अलग अलग प्रोसीजर बताए गए हैं। जैसे आप सिविल के लिए सीपीसी पढ़ते हो, क्रिमिनल के लिए पहले सीआरपीसी पढ़ते थे, अब बीएनएसएस पढ़ते हो। तो हमारे यहाँ भारत के अंदर सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस के दोनों के अलग अलग प्रोसीजर बताए गए हैं। तो दोनों का जो फाइलिंग प्रोसीजर है, केस फाइलिंग में दोनों का जो प्रोसीजर है फाइल करने का, वो भी अलग अलग है। तो इसलिए हमें ध्यान से समझना होगा कि सिविल का केस और क्रिमिनल का केस कैसे फाइल होता है। सिविल केसेस वो केसेस होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, जिसके अंदर एक इंडिविजुअल के प्राइवेट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, मैरिटल डिस्प्यूट्स, मनी रिकवरी के केसेस, ये सारे सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं। तो जैसे कि कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है, उसके अलावा पैसे की रिकवरी का डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी की रिकवरी का डिस्प्यूट है, ये सारे के सारे सिविल केसेस होते हैं। और क्रिमिनल केसेस वो केसेस होते हैं जो जो सिविल केसेस नहीं है। अब क्रिमिनल केसेस ऐसे केसेस होते हैं जिनको आमतौर पर ट्रीट किया जाता है कि ये ऑफेंस जो है अगेंस्ट द स्टेट है। सिविल के जो केसेस होते हैं इसको ट्रीट किया जाता है डिस्प्यूट बिटवीन द इंडिविजुअल्स। ये इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल माने जाते हैं। यानी अगर आपका किसी के साथ केस चल रहा है तो यहां कोई मदद करने नहीं आएगा आपका, क्योंकि इट इज अ इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल, सिविल केस की बात कर रहे हैं। तो अगर आपका सिविल का केस चल रहा होगा, आपके पुराने दादा नाना के लोगों की प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा होगा, आपने देखा होगा कि वो कब से कचहरी जा रहे हैं, कब से कचहरी जा रहे हैं, उनका केस चल रहा है, और अगर वो पैरवी करना छोड़ देते हैं तो पता चलता है केस हार गया। तो सिविल का केस इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल होता है, इसमें कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा, आपको खुद पैरवी करना पड़ेगा, बार बार कोर्ट में अपियर होते रहना पड़ेगा, एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप सीपीसी के अंदर पढ़ेंगे, आप अपियर नहीं होंगे, एक्स पार्टी कार्रवाई हो जाएगी। अगर आप नहीं आएंगे केस डिसमिस हो जाएगा। समझ में आ गया? सीपीसी के अंदर आप पढ़ेंगे कितने प्रोविजंस हैं। आप अपियर नहीं होते हैं, आप आए नहीं हैं, एक्स पार्टी कार्रवाई हो सकती है, केस डिसमिस हो सकता है, कि आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है, या आपका जो केस है वहीं पे रुका रहेगा, वहीं पे रुका रहेगा। ठीक है? तो सिविल केसेस क्योंकि इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल है, कोई मदद करने नहीं आएगा। आमतौर पे हम लोग क्रिमिनल केसेस को ट्रीट करते हैं ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल। ये स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल होता है। स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल यानी यहां पे स्टेट स्टेट आपका मदद करने आ जाता है। स्टेट जो है यहां पे आपके लिए मदद करने के लिए चला आता है। तो स्टेट कैसे मदद करता है? पुलिस भेज देता है। पुलिस भेजता है कि नहीं? स्टेट पुलिस भेजता है, पुलिस एफआईआर लिखती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, अपने से कर रही है कि नहीं? पुलिस चार्जशीट लगाती है, उसके बाद आपका केस कोर्ट में जाता है, फिर कोर्ट में ट्रायल चलता है, अपने आप से चल रहा है। यहां क्या हो रहा है? सब कुछ खुद से करना पड़ रहा है। प्लेंट से लेके एक एक एप्लीकेशन से लेके सब कुछ फाइल करना पड़ रहा है। इवन द डिक्री हैज बीन पास, इफ डिक्री हैज बीन पास इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, सपोज दैट
in favor of one of the parties, if the decree has been passed, still the person has to apply for the execution of a decree. So even in the civil case, if the decree has been passed in your favor, डिक्री भी आ जाएगी, स्टिल यू हैव टू अप्लाई फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री. डिक्री जो है होल्ड रहेगी अनलेस एंड अनटिल यू अप्लाई फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री. सो द फाइट इज कंप्लीटली बिटवीन इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल. हर हर चीज के लिए आपको बार बार एप्लीकेशन देना पड़ेगा. वहीं आप क्रिमिनल केस के अंदर देखिए कितना आसान होता है, एक एफआईआर करवा दो, सारा काम अपने आप से आएगा. द होल क्रिमिनल लॉ कम्स इनटू पिक्चर, द होल क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन. जस्ट you file a single FIR with the police. Once when you lodge an FIR with the police and you see how the complete criminal law comes into the picture. अब आपको समझ में आ गया. तो द फंडामेंटल, दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस कि हम लोग सिविल केस को इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल और क्रिमिनल केस को इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट. क्योंकि ये क्राइम है तो क्राइम को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट. और इसको क्या ट्रीट करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं प्राइवेट रॉन्ग. ये प्राइवेट रॉन्ग है, आपसी निजी रॉन्ग हुआ है. ये क्या है, क्राइम हुआ है तो ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट. बात समझ में आ गई. तो हम लोग सिविल केसेस को क्रिमिनल केसेस को बहुत तरीके से अलग ट्रीट करते हैं. तो सिविल केस जो हो गया इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल, प्राइवेट रॉन्ग ट्रीट करते हैं कि आपसी लोगों का नुकसान हुआ तो इसके अंदर प्राइवेट राइट्स का वायलेशन होता है. तो आप कोर्ट के पास जाते हो प्लेन फाइल करके कि हमें ये रिलीफ चाहिए. तो आप चाहते हो कि कोर्ट जो है आपको रिलीफ दिलवाए. यहां पे अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बन जाता है, पुलिस के पास ये इंफॉर्मेशन आती है, तो ये स्टेट की ड्यूटी है कि स्टेट उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करवा के कोर्ट के अंदर केस लेके जाती है. ये स्टेट करती है. ठीक है. तो यहाँ पे स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल होता है और ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट ट्रीट किया जाता है. अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्योंकि सिविल के केसेस को हमारे यहां माना जाता है कि ये इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल है. कोई मदद करने नहीं आएगा आपकी, आपको सारी पैरवी खुद करनी है, सारी एप्लीकेशन सब कुछ खुद फाइल करना है. ठीक है. आप कोर्ट से मदद मांगते हो, कोर्ट से आप मदद मांगोगे, अगर आपका केस वाकई में बन रहा होगा तो कोर्ट आपकी मदद करेगा. ठीक है. अब लेकिन ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे मदद मांग रहे हो कोर्ट से आप मदद मांग रहे हो. तो जब आप कोर्ट से मदद मांगते हो तो यहाँ पे क्योंकि ये प्राइवेट रॉन्ग है, प्राइवेट रॉन्ग के लिए आप कोर्ट से मदद मांग रहे हो कि आपकी हेल्प करी जाए, तो आपको यहाँ पे कोर्ट फीस पे करनी पड़ती है. इसलिए आपको सिविल के केसेस के अंदर जब आप सिविल का केस फाइल करते हैं तो आपको कोर्ट फीस पे करनी पड़ती है. अब देखिए हमारे यहाँ जिस हिसाब से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है और सिविल जो सिस्टम है, तो उसके अंदर हमारे पास डिपेंड करता है कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना हम स्ट्रांग है, कितना हम वेल्दी हैं. तो पूरी गवर्नमेंट के पास पूरा पावर होता है, लेजिस्लेचर चाहे कानून ला सकते हैं कि नहीं हम ये भी आपके लिए फ्री में करवाएंगे, जैसे कि क्रिमिनल केसेस करवाते हैं, वो चाहे आगे चल के कर सकते हैं. लेकिन अभी करंट सिनेरियो क्या है कि आपको कोर्ट फीस पे करनी पड़ती है अगर आप सिविल का केस फाइल करते हैं. तो ये देखिए अभी बेसिक चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है. आप सिविल का केस अगर फाइल करते हो तो आपको कोर्ट फीस पे करनी पड़ती है. लेकिन वहीं अगर हम लोग क्रिमिनल केस देखें तो आम तौर पे यू डोंट हैव टू पे एनी कोर्ट फीस, यू डोंट हैव टू पे एनी कोर्ट फीस. तो इसके लिए पूरा प्रॉपर एक लॉ बनाया गया है, कोर्ट फीस एक्ट बनाया गया है, उसके साथ सूट वैल्यूएशन एक्ट बनाया गया है और दूसरे लोकल लॉज बनाए गए हैं जिसके बेसिस पे कोर्ट फीस निकाली जाती है. तो एक तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक बहुत अहम डिफरेंस है सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस का. अब देखिए सर कितनी फी पे करना पड़ता है, हर केस की अलग अलग कोर्ट फीस निकलती है, डिपेंड करता है कि कितने का मामला है. जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी का मामला है, प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उस हिसाब से कुछ परसेंट के हिसाब से कोर्ट फीस लगेगी. तो जैसे वो ज्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है. कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं होती है, तो वहां पे कोई लिमिटेड कोर्ट फीस बता दी जाती है कि इसके अंदर इतनी फीस लगेगी. जैसे मान लीजिए कि मैरिज के डिसोल्यूशन से रिलेटेड, इंजंक्शन से रिलेटेड. लेकिन अगर आप किसी से कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, ओनरशिप का दावा कर रहे हो, प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपए, तो हो सकता है आपको 3 लाख रुपए तक कोर्ट फीस देनी पड़ जाए.
डिपेंड, ठीक है। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू, और वही मान लीजिए अगर प्रॉपर्टी की कीमत 2 करोड़ है तो हो सकता है कि आपकी और ज्यादा कोर्ट फीस लग जाए, 5 लाख लग जाए, 6 लाख लग जाए कोर्ट फीस। तो वो डिपेंड करता है, तो उसको कैलकुलेट किया जाता है। उससे रिलेटेड हमारे यहाँ कई कानून है कोर्ट फीस निकालने के लिए, जैसे कोर्ट फीस एक्ट है, कोर्ट फीस एक्ट है। इसको कैलकुलेट करने के लिए और भी कई लॉज है हम लोगों के पास, जैसे कि सूट वैल्यूएशन, सूट वैल्यूएशन एक्ट है हमारे पास। उसके अलावा लोकल लॉज भी हैं इससे रिलेटेड, जिनके बेसिस पे कोर्ट फीस निकाली जाती है। ठीक है सर, एवरी स्टेट में सेम कोर्ट फीस होती है? नहीं, अलग हो सकती है। हर स्टेट में अलग अलग कोर्ट फीस हो सकती है, लोकल लॉज भी उसमें अप्लाई होते हैं, तो अलग कोर्ट फीस हो सकती है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल डिफरेंस जो होता है ये सिविल और क्रिमिनल केस के अंदर होता है। अब देखिए फिर आगे आते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर हमसे लिखते हैं हम लोग सिविल केस, और इधर हम लोग लिखते हैं क्रिमिनल केस। अब ध्यान रखिएगा, अब ध्यान रखिएगा, एकदम बेसिक चीज चीज हम आपको बता देते हैं। क्योंकि क्रिमिनल केस, क्योंकि क्रिमिनल केस जो होता है ये एक सीरियस नेचर का, एक सीरियस नेचर का केस माना जाता है। क्रिमिनल केस को एक सीरियस नेचर का केस माना जाता है। इसके अंदर तो प्राइवेट रॉन्ग इन्वॉल्व हुआ है, इसको सीरियस नेचर का केस माना जा रहा है। तो इसको जब सीरियस केस का, सीरियस नेचर का केस माना जा रहा है, तो स्टेट आपकी मदद करती है। तो स्टेट ने आपके लिए बड़ी आसानी कर दिया है। क्रिमिनल केस के अंदर स्टेट ने आपके लिए बड़ी आसानी कर दिया है, कानून बनाने वालों ने बहुत आसानी कर दिया है, ताकि आपको परेशानी ना हो अगर क्रिमिनल केस होता है। तो क्रिमिनल केस फाइल करना बहुत आसान है। क्रिमिनल केस के अंदर फाइल करने में ज्यादा दिक्कत आती ही नहीं है। जो ज्यादा दिक्कत आती है, जिसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, वो है सिविल केस। हम लोग अभी जानेंगे क्या क्या दिमाग लगाना पड़ता है। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे सिविल केस के अंदर आप लिमिटेशन देखते हो कि लिमिटेशन पीरियड है कि नहीं, आपको कोर्ट फीस पे करना पड़ता है। उसके साथ साथ आप ये देखते हो कहीं रेस जुडिकाटा से केस बार तो नहीं हो रहा है। तो कई पैरामीटर्स आप देखने के बाद सिविल का केस जो है फाइल करते हो, क्योंकि सूट जो है बहुत वजह से बार हो जाता है कि आप केस फाइल नहीं कर सकते हो। लेकिन क्रिमिनल केसेस में ये सब चीजें मैटर नहीं करती है। क्रिमिनल केस के अंदर क्या होता है, क्रिमिनल केस के अंदर जैसे आपको कोई कोर्ट फीस नहीं पे करनी है। क्रिमिनल केस के अंदर क्या होता है कि आमतौर पे क्राइम नेवर डाइज। अगर कोई सीरियस नेचर के जैसे ऑफेंसेस हो रहे हैं तो उनकी कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है, जैसे कि सिविल केस के अंदर लिमिटेशन पीरियड होती है कि पैसा के रिकवरी का मामला है तो 3 साल के अंदर केस फाइल करो, प्रॉपर्टी का है तो 12 साल में फाइल करो। तो इसके अंदर एक लिमिटेशन टाइम पीरियड बता दी गई है, इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होती है आमतौर पर। ठीक है, तो ये हो गया क्रिमिनल केस। अब क्रिमिनल केस को फाइल करना सबसे आसान होता है, तो हम लोग सबसे पहले आज यही समझेंगे कि क्रिमिनल केस फाइल कैसे होता है। तो सारी चीजों को कंप्लीट करने के बाद हम लोग ये समझते हैं कि क्रिमिनल केस को फाइल कैसे करा जाता है। अब देखिए, क्रिमिनल केस शुरू होने के 2 तरीके होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्रिमिनल केस हमारे सीआरपीसी और बीएनएसएस में क्रिमिनल केस 2 तरीके से चल सकते हैं, यानी 2 तरीके से शुरू हो सकते हैं। एक जिसको हम लोग कहते हैं पुलिस केस। ये पुलिस केस कौन से केस होते हैं, जिसमें आप एफआईआर करवाते हो। पुलिस केस किसे कहते हैं, जिसमें आप एफआईआर करवाते हो। दूसरे केस कौन से होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कंप्लेंट केस। इसमें आप एफआईआर नहीं करवा रहे हो, इसमें सीधा आप किसके पास चले जाते हो, मैजिस्ट्रेट के पास चले जाते हो, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में। मैजिस्ट्रेट की कोर्ट कौन सी कोर्ट होती है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनके अंदर आपने देखे होंगे ना पुलिस स्टेशन होते हैं। तो मैजिस्ट्रेट जो होते हैं, मैजिस्ट्रेट के पास अलग अलग पुलिस स्टेशन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैजिस्ट्रेट है, इस मैजिस्ट्रेट को, कोई फॉर एग्जांपल ये मैजिस्ट्रेट है, इनको इनके पास इन 3 थाने का ज्यूरिसडिक्शन है। कोई फॉर एग्जांपल ये एक मैजिस्ट्रेट है, इनके पास इन 3 पुलिस स्टेशन का ज्यूरिसडिक्शन है। मतलब कि इस पुलिस स्टेशन के अंदर, फॉर एग्जांपल इन पुलिस स्टेशन के अंदर जो भी केसेस होंगे इस मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। जो भी इन पुलिस स्टेशन में जो भी केसेस आएंगे वो इस मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। हालांकि ये पुलिस केस नहीं है, ये हम आपको बता रहे हैं कि आप मैजिस्ट्रेट के पास कैसे जाएंगे। तो अगर आप मान लीजिए कि आपका घर जो है, आपका घर या जहां पे ऑफेंस हुआ है वो इन्हीं एरिया में कहीं पे हुआ है, इसी एरिया में कहीं हुआ है, तो आप इस एरिया की पता करिए कि इस एरिया का ज्यूरिसडिक्शन किस कोर्ट में आता है। तो आप कचहरी में चले जाइएगा, कचहरी में जाएंगे आप, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आपको पता चल जाएगा कि इस थाने का ज्यूरिसडिक्शन किस कोर्ट में आता है। तो आप सीधा मैजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एफआईआर ही करवाइए।
ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि कुछ हुआ है तो एफआईआर करवाओ। नहीं, एफआईआर के अलावा आप कंप्लेंट भी जाके कर सकते हैं। यू कैन राइट अवे, मूव टू द मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट एंड फाइल अ कंप्लेंट विद द मैजिस्ट्रेट। तो आप मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाके कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हो। तो दो रास्ते खुले हुए हैं आपके पास, दो रास्ते खुले हुए हैं क्रिमिनल केस को फाइल करने के। याद करते चलिए स्टेप बाय स्टेप, आपको याद भी होता रहेगा। दो रास्ते खुले हुए हैं क्रिमिनल केस फाइल करने के, पुलिस केस, कंप्लेंट केस। याद करते हुए चलिए, क्रिमिनल केस फाइल करने के दो रास्ते खुले हुए हैं हमारे पास, पुलिस केस, कंप्लेंट केस। पुलिस केस, कंप्लेंट केस। अब पुलिस केस कंप्लेंट केस में डिफरेंस क्या है, क्या फर्क है? यहां पे आप मैजिस्ट्रेट को जाके कंप्लेंट करते हो। मैजिस्ट्रेट किसके अंडर में आता है? मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे आप सीधा जुडिशरी के पास अप्रोच कर रहे हो। जब आप पुलिस के पास अप्रोच करते हो तब आप किसके पास अप्रोच कर रहे हो? पुलिस किसके अंडर में आती है? पुलिस स्टेट के अंडर में आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो आप यहाँ पे जब जा रहे हो एफआईआर करवा रहे हो तो आप जा रहे हो सरकार के पास। यहाँ कोर्ट जा रहे हो, जज के पास जा रहे हो शिकायत करने, यहाँ सरकार के पास। यहाँ कोर्ट, यहाँ सरकार। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश है, हम लोग यूपी का एग्जांपल लेते हैं। यूपी के अंदर इस वक्त जो है बीजेपी की सरकार है। यूपी में बीजेपी की सरकार है। अब अगर आप यूपी में जाके पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाओगे तो आप समझ लीजिए कि आप सरकार के पास गए हो, सरकार को आपने अप्रोच करा है उनकी पुलिस के थ्रू। तो आपने पुलिस के थ्रू जाके एफआईआर करवाई है। लेकिन अगर आप यूपी में जाके आप मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में कंप्लेंट करते हो तो आपने सरकार को अप्रोच नहीं किया है, आपने मैजिस्ट्रेट के जाके कंप्लेंट करी है। मैजिस्ट्रेट किसके अंडर में आ रहा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट के अंडर में आता है। इसके ऊपर सीजेएम होता है, सीजेएम के ऊपर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज होता है, उसके ऊपर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे आपने जुडिशरी से जाके शिकायत करी है। तो सीआरपीसी और बीएनएसएस ने इन दोनों रास्तों को खोल के रखा है कि मान लीजिए कि स्टेट जो है हठधर्मी करने लग जाए, बेईमानी पे उतर आए, मना कर दे कि एफआईआर ना लो, जैसे करते हैं वो लोग। जब एफआईआर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, एफआईआर नहीं लिखते हैं, एंटरटेन नहीं करती है पुलिस कई बार आपको, आप किसके पास जाओगे? तब तो कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, तो आप मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो। आपके पास ये रास्ता खुला। ये तो स्टेट के पास है। स्टेट देखती है, सोचती है कि जितना केस ना आए बच जाओ। पुलिस सोचती है जितना कम केस आए बच जाओ। वो आपको एंटरटेन ही नहीं करेगी, आप एफआईआर करवाने जाओगे बातचीत नहीं करेगी। ये हाल है पुलिस का। तो इसलिए एक रास्ता और भी रखा गया है कि आप जाके मैजिस्ट्रेट के पास सीधा जाके कंप्लेंट कर सकते हो। कल ये जब इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस, इन्हीं के पास भेजेगी केस। कल ये इन्वेस्टिगेशन करके केस इन्हीं के पास भेजेगी और आप सीधा इन्हीं के पास चले गए। बात समझ में आई? कल अगर पुलिस केस बन जाता है तो ये एफआईआर लिखने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद केस इन्हीं के पास भेजते हैं और सीधा आप इन्हीं के पास चले आए। सर सीधा जाके कोर्ट में कैसे जाएं अगर कोई कराम हो? अभी इसको भी बताते हैं हम, ठीक है? इसको भी बताते हैं कि ये कैसे होता है, अभी आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, पहले इसको समझिए, बेसिक, स्टेप बाय स्टेप वन। पहले ये समझ लीजिए ताकि आपको ये पता चल जाए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमारे पास जो रेमेडी है वो क्या है? सिर्फ एफआईआर। पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही तो क्या करें? तो पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है तो आपके पास पैरेलल प्रोविजन है कि आप मैजिस्ट्रेट को जाके कंप्लेंट कर सकते हो। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद। अब जब ये हम लोग को पता चल गया कि हम पुलिस के पास जाते हैं, एफआईआर करवाते हैं, मैजिस्ट्रेट के पास भी जाके कंप्लेंट करते हैं, तो जब हम पुलिस के पास जाके एफआईआर करवाते हैं तो पुलिस इसके अंदर एफआईआर लिखने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद अपनी वो पुलिस रिपोर्ट फाइल करती है। पुलिस रिपोर्ट, अपनी इन्वेस्टिगेशन में उसने क्या पाया, रिपोर्ट किसको भेजती है? इन्हीं के पास, जिनके पास आप सीधा पहुंच गए। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा? स्टेप वन, कि हमारे यहां पुलिस केस और कंप्लेंट केस दोनों तरीके से वी कैन सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन। सो नाउ कम टू न्यू पेज, और हम लोग यहां पे लिखते हैं सबसे पहले क्रिमिनल केस। अब इसको और अच्छे से समझते हैं कि क्रिमिनल केस कैसे फाइल होता है। अब जैसे हम लोगों को ये समझ में आ गया कि क्रिमिनल केस के लिए दो रास्ते हमारे पास खुले हुए हैं, जिसको एक हम लोगों ने बोला कि ये पुलिस केस है, दूसरा को हम लोगों ने बोला कि ये कंप्लेंट केस है। पुलिस केस के लिए हम लोगों ने जाना, क्या करना पड़ता है? एफआईआर। और कंप्लेंट केस के लिए हमें जाना पड़ता है मैजिस्ट्रेट के पास। अब ये तो हो गया,
सरल सी चीज हो गई। अब मेन, क्योंकि हम लोगों को यह जानना है कि केस फाइल कैसे होता है, केस शुरू कैसे होगा। सर पुलिस रिपोर्ट कितनी दिनों में फाइल करती है पुलिस? इसके लिए कुछ केसेस को छोड़ के बाकी आमतौर पर ऐसे केसेस के अंदर कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं बताई गई है। कई बार पुलिस बहुत लंबे लंबे समय तक, साल साल भर तक इन्वेस्टिगेशन करती रहती है। तो इसलिए आपको पैरवी करना पड़ता है, बार बार जाइए थाने में, जिसको इन्वेस्टिगेशन मिली होगी, जो भी आईओ होगा उसके अंदर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, बार बार उससे जाके मिलिए, पूछिए क्या हुआ, केस में क्या हुआ, मिले आप गए, क्या हुआ, नहीं बोलते हैं तो कोर्ट से जाके उनसे स्टेटस रिपोर्ट मंगवाइए, नहीं तो वो लोग काम नहीं करते हैं। तो पुलिस केस के लिए आप एफआईआर फाइल करते हो और कंप्लेंट केस के लिए आप जाते हो मैजिस्ट्रेट। दोनों का प्रोसीजर हम लोग समझेंगे, दोनों का प्रोसीजर क्या है अब से ही। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज, क्योंकि क्योंकि क्रिमिनल केस जो है बड़ी सीरियस नेचर का केस माना गया है, क्योंकि इट इज ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। तो स्टेट की ड्यूटी है कि अपने सब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करे। इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स सब्जेक्ट्स, टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स। तो स्टेट ने इसके अंदर काफी आसानी रखी है सिटीजन्स के लिए। इवन दो पुलिस यूजुअली डू नॉट एंटरटेन व्हेन यू अप्रोच द पुलिस टू लॉन्च एन एफआईआर, पुलिस डू नॉट यूजुअली एंटरटेन। तो हालांकि काफी आसानी करी गई है। तो इसलिए आपको अगर एफआईआर करवाना है तो एफआईआर करवाने का एज सच, एफआईआर करवाने का एज सच कोई भी स्पेशल प्रोसीजर नहीं बताया गया है। कैसे भी जाके करवा दो, कोई एज सच स्पेशल प्रोसीजर नहीं बताया गया है। एफआईआर कैसे आप करवा सकते हो? आप जाके ओरल दे सकते हो इंफॉर्मेशन, आप इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे सकते हो। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉनिकली भी दे सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप रिटर्न में भी जाके दे सकते हो उनको। एफआईआर करवाने की अपनी शिकायत को पुलिस को जाके आप ओरल दे सकते हो। आप अपनी शिकायत को पुलिस को जाके ओरली दे सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑनलाइन भी करवा सकते हो, और रिटर्न में भी दे सकते हो एफआईआर करने के लिए। ठीक है, पुलिस को इंफॉर्मेशन। ठीक, अब यहाँ पे इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एफआईआर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इसलिए बहुत आसानी रखी गई है कि आपको अगर एफआईआर करवाना है तो अब आप कैसे करवाओगे। तो अब देखिए एफआईआर करवाने के लिए क्या होगा। अब आपको जैसे हम बताते हैं, ये आपका, मान लीजिए कि ये आपका घर है, ये रोड बनी है, यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन बना हुआ है, यहाँ कोई ऑफेंस हुआ, यहाँ कोई ऑफेंस हुआ। आपने देखा कि हर एक एक मोहल्ले का एक पुलिस स्टेशन होता है, कि पुलिस स्टेशन जामिया नगर, पुलिस स्टेशन शाहीन बाग, पुलिस स्टेशन सो एंड सो, पुलिस स्टेशन करेली। जो जो एरियाज होते हैं उनके नाम से एक पुलिस स्टेशन होता है। हर हर आपने देखा होगा एरिया जो होते हैं एक पुलिस स्टेशन के अंडर में आते हैं, और वो पुलिस स्टेशन जो है एक मैजिस्ट्रेट के लिए अलॉटेड होता है। सीजेएम जो होता है, हर थाना जो है किसी ना किसी मैजिस्ट्रेट को दिए होता है कि इस थाने का केस आपके पास जाएगा, इस थाने का केस आपके पास जाएगा। ठीक है, तो ये आपका घर है, यहाँ पे ऑफेंस हुआ, यहाँ पे पुलिस स्टेशन होगा। आपका एरिया जो होगा, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं आपका एरिया का नाम XYZ है, तो ये पुलिस स्टेशन है XYZ। इस एरिया के अंदर आप इस पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं एफआईआर करवाने के लिए। अब जब आप इस एरिया में पुलिस स्टेशन में जाएंगे एफआईआर करवाने के लिए, तो पुलिस जो है, आप पुलिस को ओरली भी दे सकते हैं। अगर आप ओरली दोगे तो पुलिस जो है उसको रिटर्न में लिखेगी, पुलिस उसको रिटर्न में लिखेगी, आपको पढ़ के सुनाएगी, उसके बाद आपसे साइन ली जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर वो आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देते हैं तो उसके अंदर भी आपको अपीयर होना पड़ेगा जाके, कुछ दिन के अंदर BNSS के अंदर डाल दिया गया है। तो आप ओरली भी दे सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दे सकते हो, और रिटर्न में भी दे सकते हो। अब आप उस पुलिस स्टेशन में चले जाइए, पुलिस स्टेशन में जाके आप कोई भी तरीके से, कोई एज सच फॉर्मेट नहीं बताया गया है, आप एक एप्लीकेशन लिख के थाने को, पुलिस स्टेशन को, आप जिस तरह से चाहें तो पुलिस स्टेशन में जाके अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। ओरली बताओगे तो वो खुद लिख देगा, आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए भी दे सकते हो, और उसको रिटर्न में भी दे सकते हो। आप इतनी चीजें करते हो। अगर पुलिस उसके अंदर एफआईआर रजिस्टर कर लेती है, अगर एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, तो उसके बाद
उसके बाद एफआईआर, आपने देखा होगा कि एक एफआईआर की कॉपी जो होती है, एफआईआर की कॉपी होती है जिसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी होती है, कौन इसके अंदर अक्यूज्ड है, किस किस सेक्शन के अंदर वो अक्यूज बना है, क्या है केस के मामला, क्या डिटेल्स है केस की, उसके अंदर पूरी डिटेल्स लिखी होती है। तो वो एक एफआईआर की कॉपी बन जाती है। अब वो एफआईआर जो है रजिस्टर हो चुकी है, ठीक है, तो वो एफआईआर रजिस्टर हो चुकी होती है। दूसरी चीज अब अहम इसके अंदर ध्यान रखिएगा, यह जब हम बार बार कह रहे हैं एफआईआर एफआईआर एफआईआर, अब इसके लिए यह भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि हमारे यहाँ क्रिमिनल केसेस दो तरीके के हो सकते हैं, कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, दो तरीके के ऑफेंसेस हमारे यहाँ होते हैं। जब हम कह रहे हैं कि पुलिस एफआईआर लिखेगी तो पुलिस यहाँ पे एफआईआर किन ऑफेंसेस में लिखती है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल हुआ तभी पुलिस एफआईआर लिखेगी। पता कैसे चलेगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है? हर एक्ट के अंदर बता दिया जाता है कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है। जैसे कि बीएनएस के जो ऑफेंसेस हैं वो बीएनएसएस के अंदर लास्ट में आप शेड्यूल जब ओपन करेंगे तो उसमें बता दिए गए हैं कि बीएनएस के कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन से नॉन कॉग्निजेबल है, कौन से बेलेबल है, कौन से नॉन बेलेबल है। उसी के साथ साथ जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है। पुलिस इसके अंदर एनसीआर की तरह आपकी रिपोर्ट रजिस्टर करती है और उसके बाद मैजिस्ट्रेट के पास भेज देती है कि मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेके आओ। अगर मैजिस्ट्रेट परमिशन देगी तभी इसके अंदर हम लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। समझ आया आप लोगों को? तो पुलिस केस एफआईआर ओरल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी, रिटर्न में भी। उसके बाद जो आपका पुलिस स्टेशन जो नियरेस्ट होगा आप वहां पे जाके पुलिस को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो ललिता कुमारी की गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, ललिता कुमारी की गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की कि अगर मान लीजिए 2014 अगर मान लीजिए कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, इट इज मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू रजिस्टर एन एफआईआर। यानी इफ द पुलिस फाइंड्स आउट दैट द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, देन इट इज मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू रजिस्टर एन एफआईआर। ठीक है, तो अगर पुलिस को ये क्लियर हो गया कि जो इंफॉर्मेशन है इट डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो पुलिस के लिए मैंडेटरी है कि वो एफआईआर लिखे। ठीक है सर, नॉन एनसीआर का मतलब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। अगर आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस उसको एज एन एनसीआर रजिस्टर कर लेती है, लेकिन उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू करती है। अगर एफआईआर रजिस्टर करती है तो पुलिस के पास इसमें बहुत पावर होता है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है, जरूरत पड़ने पर अरेस्ट कर सकती है इसके अंदर। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो इसके अंदर पुलिस जो है एनसीआर की तरह इसे रजिस्टर करती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू कर सकती है, ना ही पुलिस इसके अंदर अरेस्ट कर सकती है अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हुए हैं। अब ये डिवीजन क्यों कर दिया गया है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ डिवीजन इसलिए कर दिया गया है क्योंकि आपको पता है कि स्टेट ऑलरेडी हमारे यहाँ कितने केसेस होते हैं, इतने सारे केसेस पुलिस स्टेशन में पेंडिंग होते हैं, कितने सारे केसेस कोर्ट के अंदर पेंडिंग होते हैं। तो नॉन कॉग्निजेबल कह दिया गया है कि ऐसे अगर नॉन कॉग्निजेबल को भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे तो आप सोचिए कि केसेस डबल हो जाएंगे। डबल नहीं होंगे तो लेकिन कई टाइम्स बढ़ जाएंगे केसेस अगर नॉन कॉग्निजेबल को भी ऑफेंस इंक्लूड कर लिया। पुलिस के पास जाके एफआईआर करवा दी, पुलिस के पास जाके एफआईआर करवा दी, तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी हम लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ और अपने सारी चीजों को देख के ये बेसिस पे ही हम लोगों ने डिवीजन कर दिया है। ठीक है, तो ये एनसीआर हो गया। उसके बाद पुलिस अगर एक बार इसको एफआईआर रजिस्टर कर देती है फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पुलिस फिर इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो ये इन्वेस्टिगेशन हमेशा किसी ना किसी पुलिस ऑफिसर को दी जाती है। तो जैसे कि कोई सीरियस नेचर का ऑफेंस होता है तो थोड़ा सा बड़े ऑफिसर को दी जाती है। तो अगर थोड़ा बड़ा ऑफेंस हुआ है, उसके अंदर सजा ज्यादा है, तो उस जगह पे जैसे फॉर एग्जांपल सब इंस्पेक्टर को दे दिया, दरोगा को दे दिया इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, तो सब इंस्पेक्टर को इन्वेस्टिगेशन दे दी थी, फिर वो इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपनी जो रिपोर्ट होती है वो इसी मैजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड करते हैं, जिसके पास आप डायरेक्ट जा सकते हो। ठीक है, यहां तक सभी लोगों को समझ में आया? आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग, फिर एक डिवीजन और फिर से लिखते हैं, क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस में यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक जाना, ये एक रास्ता है हमारे पास जिसको हम लोगों ने कहा है पुलिस केस, और दूसरा जो हम लोगों ने कहा है कंप्लेंट केस।
पुलिस केस, कंप्लेंट केस। पुलिस केस के लिए हम लोगों ने जाना, हम लोग क्या करते हैं, एफआईआर लॉन्च करते हैं। यहाँ पे हम लोग जाते हैं मैजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पुलिस के पास जाते हैं। ये पुलिस केस होता है। पुलिस जो है इसके अंदर एफआईआर रजिस्टर करती है। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद पुलिस इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। फिर इन्वेस्टिगेशन का क्या रिजल्ट, इस इन्वेस्टिगेशन का क्या रिजल्ट निकला, इसके लिए पुलिस अपनी पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्ड करती है मैजिस्ट्रेट के पास। तो इस तरीके से प्रोसीजर चलता है पुलिस के पास कि पुलिस एफआईआर लिखती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर उसके अंदर पुलिस अपनी रिपोर्ट जो है वो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के पास फॉरवर्ड करती है। अब तो ये उस जगह पे, इस जगह पे हमने ये प्रोसीजर पढ़ा जहां पे आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। लेकिन अगर मानिए कि पुलिस ने डिड नॉट एंटरटेन यू, अगर पुलिस ने आपको एंटरटेन ही नहीं किया, आपसे बात ही नहीं करी, आपने कहा ठीक है ठीक है, बात ही नहीं सुन रहे, तब आप क्या करोगे? अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है तो उसका प्रोविजन भी बता दिया गया है। अब बीएनएसएस के अंदर, बीएनएसएस के अंदर सेक्शन 173 के अंदर इसका प्रोविजन बता दिया गया है कि अगर पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिखती तो अब आपके पास क्या रास्ता खुला है। अब आपके पास देखिए क्या रास्ता खुला है। आपके पास ये रास्ता खुला है कि जो एसपी होगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा, उसके पास आप रिटन में बाय पोस्ट जो है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास रिटन में बाय पोस्ट अपनी शिकायत यानी जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो भेजेंगे किसके पास? जो एसपी होगा आपके यहाँ का, एसपी। ये डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए ताकि एक एफआईआर नहीं हो रही तो आप क्या करोगे, तो ये पता होना चाहिए। फिर आप अपनी रिटन में बाय पोस्ट के जरिए जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है उसके पास ये शिकायत भेजोगे। अब डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास काफी पावर होता है। ये चाहे तो खुद इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है, ये चाहे तो खुद इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है, या तो अपने किसी सबऑर्डिनेट से इसमें इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। लेकिन मान लीजिए कि आपने इसके पास बाय पोस्ट रिपोर्ट भेज दिया, इसने भी कुछ नहीं किया, तो यहां से भी कोई फायदा नहीं हुआ आपको, यहां से भी कोई फायदा नहीं हुआ, कोई भी इसने कोई मतलब ही नहीं, कोई इसने भी कोई ध्यान ही नहीं दिया कुछ। अब आप क्या करोगे? तो फिर इसी सेक्शन 173 के अंदर बताया गया है, फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप अप्लाई कर सकते हो किसको? मैजिस्ट्रेट को। यानी मैजिस्ट्रेट को अप्लाई कर सकते हो, मतलब मैजिस्ट्रेट के पास आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। कौन मैजिस्ट्रेट? ये जो मैजिस्ट्रेट हैं इनके पास अब जाके एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ये एप्लीकेशन कब दे रहे हो आप? ये एप्लीकेशन आप तब दे रहे हो जब आपने इस प्रोसीजर को एग्जॉस्ट कर लिया है। पुलिस के पास गए, एंटरटेन नहीं करा, एसपी के पास रिटर्न में शिकायत भेज दी, कोई काम नहीं हुआ। अब आप क्या कर रहे हो? अब आप जो है मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन दोगे, मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन दोगे। अब ध्यान रखिएगा, दिस इज एप्लीकेशन, ये दिस इज कंप्लेंट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंप्लेंट एंड एप्लीकेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लेंट एंड एप्लीकेशन, अभी हम लोग समझेंगे। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, समझ, इसको सेम ना समझिएगा कि मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हैं तो इट इज अ कंप्लेंट। अभी स्टिल इट इज नॉट अ कंप्लेंट। आइए समझते हैं कि अब इसके अंदर है क्या। अब आप चले गए मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन देने। अब जब आप मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन देने जाओगे तो इसका प्रोविजन दिया गया है बीएनएसएस के अंदर सेक्शन 175 सब सेक्शन 3 के अंदर, बीएनएसएस के अंदर सेक्शन 175 में दिया गया है इसका प्रोविजन कि अब जब आप मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन देने जाओगे तो उस एप्लीकेशन के साथ क्या फाइल करोगे? उस एप्लीकेशन के साथ आपको एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा कि सारा आपने ये प्रोसीजर एग्जॉस्ट कर लिया, कोई मदद नहीं मिली, तो अब हम आपके पास आए हैं और आपके पास आके एप्लीकेशन दे रहे हैं। ये एप्लीकेशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट। इस तरीके से, इस तरीके से आप, इस तरीके से आप पुलिस केस कर सकते हो। इतना चीजें जो है पुलिस केस के लिए है। अब जब आप इसके पास एफिडेविट में एप्लीकेशन देते हो, मैजिस्ट्रेट के पास आपने एप्लीकेशन दिया, अब ये क्या कर सकता है? अब ये क्या कर सकता है? ये क्या कर सकता है? अब देखिए, पुलिस के पास हम और आप गए, पुलिस ने एंटरटेन नहीं किया।
आप मैजिस्ट्रेट के पास आपने एप्लीकेशन दिया, मैजिस्ट्रेट आपकी एप्लीकेशन के बेसिस पे पुलिस को ऑर्डर कर सकता है कि इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर लिख के इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए। अब हमारे आपके कहने से पुलिस ने नहीं किया, लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा, फिर उसके बाद पुलिस जो है इसको रजिस्टर करेगी एज एन एफआईआर एंड देन पुलिस विल स्टार्ट टू इन्वेस्टिगेट द केस। समझ आ गया आप लोगों को ये पिक्चर? बताइए, कोई कंफ्यूजन हुई पुलिस केस के अंदर? समझ में आया सब लोगों को पुलिस केस? लिखते हुए चलिएगा। ये हो गया, इस तरह से आप एक पुलिस केस कर सकते हो। तो अगर आप देखा जाए, कोई एज सच बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर नहीं है, ये फॉर्मेट फॉलो करो, वो फॉर्मेट फॉलो करो, कोई एज सच फॉर्मेट नहीं बताया गया है। ठीक है, अब आता है कंप्लेंट केस। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द पुलिस केस and the complaint is also different from the application which you move after you have exhausted all this remedy. After you have exhausted all this remedy, then you move an application before the magistrate under section 175 supported by an affidavit, and then the magistrate has power to order the police to register an FIR and start to investigate the case. But the case is different in case of complaint case. But if the case is a complaint case, तो complaint case के अंदर क्या है? अब कंप्लेंट केस के अंदर जैसा कि हम लोगों ने जाना था कि आप मैजिस्ट्रेट के पास यू कैन राइट अवे मूव द मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट, यू कैन राइट अवे मूव द मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट के पास आप सीधा जा सकते हो। तो मैजिस्ट्रेट के पास जाने का मतलब आप किसके पास जा रहे हो? ज्यूडिशरी के पास जा रहे हो। अब पहला सवाल, यहां पे पहला सवाल, क्या मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट करने से पहले ये सारा चीज करना जरूरी है? क्या पुलिस के पास जाना जरूरी है? तो इसका जवाब है नहीं। मैजिस्ट्रेट हैज नथिंग टू डू if it is a complaint and you are going to file a complaint before the magistrate. This is a case of complaint, and in the case of application, then it is important that you have exhausted all these remedies. Okay, so that is not the case with the complaint case. So in the complaint, you don't have to follow all this procedure. In the case of application, when you move under section 175, you have to at least exhausted these remedies. First of all, you went to the police, you also approached the SP, and then after that you did not find any relief, then in that case you move an application before the magistrate. So yahan pe you have to exhaust this remedy. In the case of complaint, if you go and file a complaint before the magistrate, you don't have to exhaust this remedy. Magistrate हो सकता है पूछे बिना आपसे, मैजिस्ट्रेट हो सकता है पूछे बिना आपसे कि पुलिस के पास क्यों नहीं गए। बात समझ में आ गई? ये पावर है कंप्लेंट केस का। मैजिस्ट्रेट, आप मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करते हो, मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि आपके कंप्लेंट पे मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। अब आप पूछोगे कि पहला सवाल तो ये हो गया कि मैजिस्ट्रेट के पास जाने से पहले इन चीजों को पूरा करना जरूरी है? नहीं। दूसरा सवाल आपका कि अगर अब हम मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट करने जा रहे हैं तो किस मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाएंगे? तो अभी हमने आपको बताया कि जितने थाने होते हैं, पुलिस स्टेशन होते हैं, वो कोई ना कोई मैजिस्ट्रेट को दिए होते हैं। जैसे ये इन दोनों थाने को देख रहा है ये मैजिस्ट्रेट, ये वाला मैजिस्ट्रेट इस थाने को देख रहा है। तो हर थाने के मैटर्स जो होते हैं कुछ मैजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। तो अगर आपका मामला इस थाने के अंडर का है तो आप डायरेक्ट जाके मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कर सकते हो। तो यानी आपका जिस थाने के अंडर का मामला है, आपको पता करना पड़ेगा उस थाने से, उस थाने का केस किस मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाता है, आप सीधा उसी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाके कंप्लेंट कर सकते हो। अब आपका दूसरा सवाल, सर कंप्लेंट करने के लिए क्या कोई फॉर्मेट बताया गया है कि किस तरीके से करना है? कोई फॉर्मेट नहीं बताया गया है। आपकी आसानी के लिए आप जैसे चाहो जाके कंप्लेंट कर सकते हो। अब आप पूछोगे तीसरा सवाल आपकी, सर क्या वहां पे जाके कोई वकील करना जरूरी है? कोई वकील करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा चले जाइए और जाके पूछ लीजिए कि हमें कोर्ट में कंप्लेंट करना है, आपको वहां बता दी जाएगा कि कैसे जाके आप कंप्लेंट कर सकते हो। कोई प्रोसीजर एज सच नहीं बताया गया है, आपकी हमारी आसानी के लिए। आप मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जैसे आप यहाँ पे पुलिस स्टेशन जाते हो पुलिस केस के लिए, आप मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जा सकते हो कंप्लेंट केस करने के लिए। कोई एज सच इसका स्पेशल प्रोसीजर नहीं बताया गया। हाँ, इसको रेगुलेट करने के लिए स्टेट अपने हिसाब से, कोर्ट जो है अपने रूल्स बना सकता है कि देखिए कंप्लेंट करने आएंगे तो पहले हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उनके पास जाइए, ताकि वो समझे कि आपका मामला कहीं आपका सिविल का मामला ना हो, तो फिर आपको सिविल में भेज दिया जाएगा।
तो ये चीजें सेट करी जा सकती, बट बीएनएसएस और सीआरपीसी ने कोई प्रोसीजर नहीं बताया कि ये कंप्लेंट कैसे फाइल करी जाएगी हमारे और आपकी आसानी के लिए। तो हम डायरेक्ट यानी कोर्ट में जाके जो बिजनेस ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स होते हैं, यानी जो टाइम होता है ऑफिस का, उस टाइम पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं और मैजिस्ट्रेट हमारी कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ले सकता है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये होता है कंप्लेंट केस फाइल करने का तरीका। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे इसका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है पुलिस केस के मुकाबले। यहाँ पे मैजिस्ट्रेट, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था पुलिस अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपनी पुलिस रिपोर्ट किसको देता है? मैजिस्ट्रेट को देता है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपनी फाइनल जो रिपोर्ट होती है या पुलिस रिपोर्ट जो होती है मैजिस्ट्रेट के पास देता है। यहाँ पे मैजिस्ट्रेट आपके कंप्लेंट से डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले रहा है। यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट भेजती है और पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे वो कॉग्निजेंस लेता है। ठीक है, ये पुलिस रिपोर्ट आई, इसके बेसिस पे कॉग्निजेंस ले रहा है। आपने जाके कंप्लेंट करा, मैजिस्ट्रेट को लगा कि हाँ वाकई में द केस इज मेड आउट, तो विद अ केस इज मेड आउट तो मैजिस्ट्रेट फील्स दैट कि इट इज प्रॉपर टू टेक द कॉग्निजेंस ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेंट। तो वो आपकी कंप्लेंट पे डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है बिना इस प्रोसीजर को फॉलो करवाए। डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेके केस प्रोसीड करवा सकता है और उसके बाद केस जो है वो ट्रायल में चला जाएगा। तो कितनी तेज काम हो जाएगा इधर। ठीक है, अब मैजिस्ट्रेट के पास आप कंप्लेंट करते हो तो मैजिस्ट्रेट के पास भी कई ऑप्शन है। जरूरी नहीं है कि वो कॉग्निजेंस ले ले, हो सकता है वो भी इसके अंदर एक ब्रीफ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करवा सकता है। याली इंक्वायरी नहीं, दूसरी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं दूसरी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करवा सकता है। समझ आ गया आप लोगों को? और यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन थी, जब आपने जाके इसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया तो मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि आपकी इस एप्लीकेशन को भी वो एज अ कंप्लेंट ट्रीट कर सकता है प्रॉपर केसेस के अंदर। सर किस ऑफेंस में क्रिमिनल केसेस होते हैं मतलब? तो पीपल ज्यादा कंप्लेंट्स फाइल ही करना चाहेंगे तो कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ रही है। ठीक है, कॉग्निजेंस मतलब कि आपके केस के ऊपर कोर्ट ने उसका संज्ञान ले लिया। मतलब कि कोर्ट को यह लगा कि हाँ केस बन रहा है। अगर वो कॉग्निजेंस ले लेगा तो इसका मतलब है कि केस प्रोसीड करेगा। अगर कॉग्निजेंस नहीं लेगा केस वहीं पे ड्रॉप कर देगा कि नो ऑफेंस इज मेड आउट, नो प्राइमा फेसाई नो offense appears to be made out. लेकिन if the court is taking the cognizance, then it means that in the legal terminology, in the legal language, that it means the court has taken the cognizance of the case। मतलब कि court is now going to proceed in the case। अब वो केस को प्रोसीड करेगी, आगे बढ़ाएगी, केस को ड्रॉप नहीं कर देगी। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस आप देखिए। क्रिमिनल केस फाइल करना कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं होती क्रिमिनल केस फाइल करने में। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं अब इससे रिलेटेड। सर मैजिस्ट्रेट को जो कंप्लेंट करेंगे वो ड्राफ्ट कैसे होगा? देखिए हमने आपको बताया ना फराज कि कंप्लेंट करने के लिए बीएनएसएस के अंदर कुछ नहीं बताया गया है, आप सीधा कोर्ट में जाके कर सकते हो। हाँ, अगर कोर्ट के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई गई होगी कि ऐसे ऐसे करना है, तब मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि आप सीधा सीधा जाके कर देते। सर 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 बड़ा उसने ऐसा ऐसा किया है हमारे साथ, मैजिस्ट्रेट जो है उसको एज अ कंप्लेंट ट्रीट कर सकता है। ठीक है, या रिटर्न में आपने लिख दिया, एज सच कोई फॉर्मेट बीएनएसएस के अंदर नहीं बताया गया है। सर कौन कौन से क्रिमिनल केस में डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं? आराधना जी, आप किसी भी केस में कंप्लेंट कर सकती हो, वेदर इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, वेदर इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इन लोगों के तरह यहाँ पे सिचुएशन नहीं है। जस्ट लाइक इन देयर केस they register an FIR only when it is a cognizable offense, and they don't register an FIR if it is not a cognizable offense. So they register it as an NCR, non-cognizable report. But the same is not there with the complaint. So in a complaint, it doesn't matter whether the offense is cognizable or non-cognizable. You can file a complaint before the magistrate. सर हाइनेस क्राइम में ही क्रिमिनल केसेस होते हैं या अदर एग्जांपल थेफ्ट, डकैती, रेप, जितने भी ऑफेंस बीएनएस के अंदर दिए गए हैं वो सब क्रिमिनल केस हैं।
जितने भी ऑफेंस बीएनएस के अंदर दिए गए हैं वो सब क्रिमिनल केस है। उसके अलावा कुछ और एक्ट्स भी अलग अलग बनाए गए हैं, जैसे एक्सप्लोजिव्स एक्ट, आर्म्स एक्ट, तो उनके अंदर भी जो ऑफेंसेस हैं वो सब क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। तो जितने बीएनएस के अंदर है सब क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। सर ललिता कुमारी केस में किस ऑफेंस पर गाइडलाइंस दी है, कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल? कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल पे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल पे सेक्शन 173 में बार लगा हुआ है। सेक्शन 170 सॉरी 174 में बार लगा हुआ है नॉन कॉग्निजेबल के लिए, कि पुलिस कैन नॉट स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन इन द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। पुलिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, तो कोर्ट की गाइडलाइंस प्रोविजन के खिलाफ नहीं आएगी ना। तो 174 में ऑलरेडी मना है कि वो नहीं कर सकती है ऐसा, ठीक है, साफ तौर पे मना है। तो जो गाइडलाइंस आई ललिता कुमारी में वो किस केस से, किस ऑफेंस से रिलेटेड है? कॉग्निजेबल ऑफेंस। सर अगर एफआईआर हो जाए बट पुलिस 2 साल तक पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में नहीं देती है, तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जा सकता है? आप कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं कि कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट मांगे, क्यों अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट हुई है। उसके साथ साथ अगर फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं इसके लिए, या सीनियर पुलिस ऑफिसर से मिल सकते हैं कि अभी तक जो है इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कंप्लीट हुई। सभी लोगों को आई होप कि एक एक कायदे की क्लियर क्लियर पिक्चर हुई होगी कि कैसे आप क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैसे सिविल का केस फाइल कर सकते हैं इसको समझेंगे। बताइए सभी लोगों को समझ में आया? थैंक यू कोमल। थैंक यू मोनिका जी। बताइए सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ? थैंक यू अनुजा जी। सर क्लियर हुआ। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जानेंगे कि किस तरीके से सिविल का केस फाइल होता है। आपने ये इतनी चीजें समझी, ये समझ लीजिए बिल्कुल आसान है। सिविल केस के अंदर तो इससे कहीं ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं सिविल का केस फाइल करने की, बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों के काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपको काफी क्लैरिटी आई होगी। सर नेक्स्ट लेक्चर का भी एक्सेस दे दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर का बिल्कुल हम देखेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मेनली ड्राफ्टिंग वालों के लिए थी, और केस फाइलिंग से जो रिलेटेड रहेगा उसका लिंक आ जाएगा आपके पास। बाकी की ड्राफ्टिंग में जैसे कि हमारे जो क्लासेस होती है वो बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना, एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, ठीक है, तो वो चीजें रहती हैं उसके अंदर। ठीक है, हाँ, जो केस फाइलिंग का रहेगा उसका लिंक आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों के काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। हैव अ गुड नाइट।